हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पहले से स्टार्ट किया हुआ था, उसका सेट नंबर हम लोगों ने 11 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। देखिए, एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया था उसको हम लोग कवर किए थे, ठीक है। फिर से आज से हम लोग इस सेट को कंटिन्यू करेंगे। सेट नंबर 12 को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इससे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग पहले से जो बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था उसको आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ था उसको हम लोग कवर किए थे। टोटल 15 सेट मैंने आपको एडुटेरिया का कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे क्या होगा कि एक साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, ठीक है। अगर भारत में अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हैं। अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। देखिए, हरित क्रांति की जो सफलता है यह बीजों की उच्च पैदावार किस्म की उपलब्धता, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन सब पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। देखिए, भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। और यह जो है यह सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु में स्थित है और यह बाघ के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार की अगर बात करते हैं तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। इल्तुतमिश ने इस पर 3 मंजिल और बनवाया तो टोटल 4 मंजिल हो गए। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 72.5 मीटर। और देखिए, यह जो है यूनेस्को के द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है यूनेस्को सूची में शामिल कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट की नई ऊंचाई आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर, ठीक है। ये नई ऊंचाई है इसकी 8,848.86 मीटर, ठीक है। यह सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह K2 गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है। और तीसरा जो है यह कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, ठीक है। ये मीटर में है सब। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगुरप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। मुगुरप्पा गोल्ड कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी,
महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। देखिए, बिहार SSC CGL वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए हम लोग टेलीग्राम पर डेली क्विज टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल वहां पर आपको 75 प्रश्न दिए जाएंगे, GK GS साइंस करंट अफेयर के टोटल 75 प्रश्न डेली जो होगा आपका यह क्विज चलेगा। ठीक है, आपको मात्र 149 रुपया पेड करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम पर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये मैं राशि नहीं लेता, लेकिन दरअसल ये अकेले संभव नहीं है, तो वहाँ पर एक मैं शिक्षित व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए यह जो है एक अनिवार्य राशि है, बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि MPEDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोचीन केरल में है और यह वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधानिक निकाय है जो समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण चंदेल वंश के जो राजा धंगदेव थे उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, धंगदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहित नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही लोहित नदी का नाम आया है आपको याद आ गया होगा कि देखिए, असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली देश का जो सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया, जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है, यह इसी लोहित नदी पर स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है लोहित नदी। और इसे जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर से खून की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें इसके लाल मिट्टी के कारण इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी कि गुलाम वंश का। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। तो ये आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जरा आप आंसर देकर के बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था। ठीक है, जरा सोच समझ के इसका आंसर आप लोग करेंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, यह 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है, इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ेंगे, सही कथन पूछा जा रहा है इसमें। अब देखिए, 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, गलत दिया गया है। 1784 में इसने किया था। ठीक है, 1774 में नहीं किया था। 1793 में कार्नवालिस कोड यानी कि कार्नवालिस संहिता लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 1776 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई थी, ये गलत है, 1853 में हुई थी। उसके बाद अगला है कि 1775 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था, 1757 में हुआ था यह। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सही कथन आपसे पूछा गया है और सही कथन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सांभर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पदार्पण कहाँ हुआ था। तो वास्को डिगामा जो है ये आया था कब, 1498 में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होकर के, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो कालीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। ब्रिटिश वायसराय अंतिम जो था यह लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष जो है पहली बार एटम बम गिराया गया। तो ये अमेरिका ने गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और देखिए हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था, और जो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम क्या था? 9 अगस्त के दिन उसका लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, राइट आंसर 1945 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नया नाम हो गया है, याद रखेंगे। जो नाम इसका प्रस्तावित है उसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का जो है ये कहाँ पर है? सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? देखिए 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इक्वेटर के नाम से कहा जाता है। ठीक है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में इनको गोली मार दिया था नाथूराम गोडसे ने। राइट आंसर जो हो जाएगा 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन को। उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है ना ये सोम है। क्या है? सोम है। यहाँ पर देखिए सोम नहीं दिया गया है, तो ये रसिया का रूबल हो जाएगा, लीरा इटली का हो जाएगा। ठीक है, जापान का एन हो जाएगा, यहाँ पर सोम होगा इसकी करेंसी, याद रखेंगे। देखिए निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो यह बृहस्पति है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, लेकिन यहाँ पर निम्न में से पूछा गया है। तो देखिए सबसे बुध है छोटा, उससे बड़ा मंगल है, तो यहाँ पर मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद अरुण है, फिर शनि है, और सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? तो ये किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था सिस्टर निर्मला को। ठीक है, सिस्टर निर्मला को मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने किया था। यह कोलकाता में स्थित था, तो ये निर्मला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? देखिए यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नैस्डैक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ये देखिए सूचीबद्ध प्रथम भारतीय कंपनी जो है इन्फोसिस है। कौन सा है? इन्फोसिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो है देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप। देखिए फ्रेंड्स तमिलनाडु में जो है सबसे अधिकांश वर्षा पूछा गया है, तो ये जो लौटती हुई मानसून है जिसको कि उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, इसी के कारण जाड़े के दिनों पर यहाँ पर वर्षा होती है। वहीं अगर उत्तर के मैदानी भाग में पूछा जाए कि शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिम विक्षोभ जिसको कि जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है उसके कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन के हिसाब से मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। 1907 में जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया था, उसी में इन्होंने प्रथम भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, वैसे अनौपचारिक था यह। उसके बाद पिंगली बंकैया ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन के हिसाब से मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम की जननी इनको कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की। उसके बाद देखिए सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो यह कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन है कहाँ? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें से देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है ताप्ती नदी नहीं गिरती है। ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स यह कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के मुलाई यानी कि
मूल ताप्ती नगर के पास से यह निकलती है और यह जाकर के गिरती कहाँ पर है, तो यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। ठीक है, चलिए साहित्य के क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष किया था, तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह बंदरगाह जो है यह मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। इससे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज जो है यह ल्यूसियाना सुपरडोम अमेरिका में है। ठीक है, ल्यूसियाना सुपरडोम जो कि अमेरिका में है। भारत में सबसे विशाल जो गुंबज है वह गोल गुंबज है जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका कोई खंडपीठ नहीं है कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अगर हम मूल स्थान की बात करें तो यह बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में इसका मूल है, लेकिन खंडपीठ इसका कोई नहीं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और देखिए सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार जो है किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने किया था, तो स्कंदगुप्त इसमें निर्माण पूछा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, पुनरुद्धार पूछेगा तो आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम बैंक, तो यह पंजाब नेशनल बैंक है। याद रखेंगे कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि 1894 में स्थापित किया गया था और 1895 में जो है फ्रेंड्स यह कारोबार हेतु खोला गया था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और देखिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके जो फाउंडर मेंबर थे सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन, लाला लालचंद और लाला ढोलन दास थे। ठीक है, चलिए तो ये राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने जो है रखी थी, किसने डाली थी, तो यह कौन थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर के समीप यह उदयगिरी की गुफाएं हैं जिसकी गणना जैनियों की तीर्थ स्थल के रूप में की जाती है। लिंगनाथ मंदिर जो है वहीं पर स्थित है। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके सर्वप्रथम जो है किसने संबोधित किया था, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, राइट आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था, तो यह डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी वर्ष जो है 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल जो रहा था ये 1848 से 56 तक रहा था। डलहौजी ने भारत में रेलवे का जो है जनक इसको माना जाता है। चलिए पहली रेल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले तो जानिए राष्ट्रीय गीत है क्या। राष्ट्रीय गीत जो है यह वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जो है यह जनगण मन है। तो वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया गया है। ठीक है, तो यह आनंद मठ हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था, तो माइकल ओडायर ने दिया था। उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था, तो आगरा से जो दिल्ली राजधानी रहा था ये शाहजहां लेना आया था। ठीक है, इसने यमुना के दाहिने तट पर जो है शाहजहानाबाद की नींव डाली थी और यहीं पर इसकी राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग माना जाना, तो ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा।
उसके बाद देखिए वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? घोषणा 1911 में हुआ था और दरअसल ये स्थानांतरित किया गया था 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय। लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ ध्यान रखना है। डिवाइन लाइफ जो है यह पुस्तक किसकी है? तो स्वामी शिवानंद की है। ठीक है, उसके बाद लाइफ डिवाइन अगर पूछेगा तो ये अरविंदो का है, श्री अरविंद घोष का। उसके बाद देखिए नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह शुरू कब किया गया था? नोबेल पुरस्कार पहले जान लीजिए। तो 1901 में जो है यह पहली बार दिया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह कहाँ पर दिया जाता है? तो यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और इसको ओस्लो में दिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये आपका 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष है। 65 वर्ष पूरी कर लेने पर जो है यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 65 वर्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जो कहा था ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह जो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अमरबेल जो है किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल जो है यह एक क्या है? अमरबेल कुस्कुटा, यह एक पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु का अधिक जमाव से जो है यहाँ पर देखिएगा सिडोरोसिस नामक जो है रोग होता है? तो यह जो है लोहा के जमाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ब्रोमीन धातु है, गलत है। ब्रोमीन जो है यह धातु नहीं है, अधातु है। यह सामान्य ताप पर एक द्रव है, ये सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और धातु जो है ये पारा है, Hg है, जो कि द्रव रहता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की संग्रहण उपकरण स्टोरेज डिवाइस है? तो यह सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन की F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए F7 का जो इस्तेमाल किया जाता है यह किया जाता है किस लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा। तो देखिए F7 का इस्तेमाल जो किया जाता है ये किया जाता है किसके लिए? तो स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, वर्तनी जांच के लिए और व्याकरण जांच के लिए, ग्रामर चेक के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जब दो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि जब सीरीज में इसको जोड़ा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ R1 + R2, तो ये कितना है? तो इसका प्रतिरोध समतुल्य 90 ओम होता है। यदि वह प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाता है, यानी कि इसको समानांतर में जोड़ा जाता है, समानांतर में जोड़ने का जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। तो ये कितना होता है? तो यह होता है आपका 20। तो वहीं पूछ रहा है कि दोनों प्रतिरोधों की गणना करें। अब यहाँ पर देखिए R1 + R2 कितना है? 90, ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में जब आप R1 + R2 रखेंगे, ये 20 है इधर, इक्वल टू 20, तो R1 + R2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? R1 × R2 इक्वल टू ये 20, इधर यहाँ पर 20 नहीं 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 रखेंगे तो ये 90 × 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R1 × R2 कितना आ जाएगा? R1 × R2 जो हो जाएगा ये आपका 1800 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिएगा कि 1800 ओम जब आ गया तो R1 - R2 आप निकालेंगे। अब क्या कर लेंगे कि R1 - R2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? A - B का होल स्क्वायर है, तो A + B का होल स्क्वायर -4AB होता है। तो इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे तो आपका R1 निकल के आ जाएगा। R1 60 आ जाएगा और R2 जो होगा वो 30 ओम आ जाएगा। राइट आंसर इसका 60 और 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व कर लेंगे इसको। एक कण को ऊपर की ओर
39.2 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है, ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करें। तो ऊपर जाता है तो यानी कि ऊपर जो है इनिशियल दे रखा है, ऊपर जाएगा तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड आपको पता ही है गुरुत्वीय त्वरण। तो समय क्या हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 39.2 है और यहाँ पर जी 9.8 है। सॉल्व कर दीजिएगा, 4 सेकंड निकल के राइट आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद देखिए गैस सिलेंडर कमरे के दाब पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन रखा जाता है, इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो विभिन्न यौगिकों के ग्राम अणु का आयतन समान होता है। 2 किलोग्राम हाइड्रोजन का आयतन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, CO2 होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का कितना हो जाएगा बताइए, कार्बन का आपका हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी कि समान है अणु का आयतन, तो ये 44 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n-2 होता है। यानी कि इसमें से देखिए n इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर रखते हैं तो n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर C3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है, तो 46.80 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, तीसरा स्थान पर एल्युमिनियम है। शुष्क बर्फ क्या है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ड्राई आइस। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है यह कैसी होती है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरंग और कण दोनों के समान। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है, तो ध्वनि का वायु में वेग जो है 330 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकते, वैक्यूम में यह ट्रैवल नहीं कर सकेगी। देखिए अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। किसके लिए, तो रमन प्रभाव के खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। दूध उदाहरण है, तो दूध जो है इसमें विटामिन सी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, नहीं के बराबर, और बाकी सभी पोषक तत्व पाया जाता है। और यह जो होता है एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलाइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोलाइड कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस, बताइए कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम जो होता है ये माइक्रोग्राम होता है। 10 टू द पावर माइनस 9 ग्राम जो होता है ये आपका होता है कितने ग्राम के, नैनोग्राम। आगे बढ़ेंगे कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकल मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है, और कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा जो है इसकी बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है कि घरेलू LPG के सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है बताइए। तो देखिए इसलिए नहीं किया जाता है, इसका कारण जो है वो आपका इसमें से कौन सा है, तो देखिए इसका कारण जो है ना ये LPG द्वारा चोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसे दुर्घटना से बचाने के लिए LPG सिलेंडर में जो है सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ताकि इसकी रिसाव से गंध हो और पहचाना जा सके कि कहीं पर लीकेज हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए सिट्रिक खट्टे पदार्थों में होता है, खट्टे जो फल हैं उनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर वगैरह में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अपना स्कोर भी बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, सभी कार्बन का अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यह संलयन अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। उसके बाद देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
निम्नलिखित में से कौन खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा जो है यहाँ पर देखिए हेमेटाइट दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, तो अग्नि का नाम जो जुड़ा हुआ है यह क्या है? तो यह अग्नि जो है अंतर महाद्वीपीय दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।